दुनिया में अपराधियों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन साउथ अमेरिका के कोलंबिया में एक शख्स ऐसा भी हुआ जिसने क्राइम की दुनिया को बिल्कुल नए मायने दिए। उसका नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। ये कोई मामूली गुंडा या माफिया नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो 90 के दशक के शुरुआती सालों में दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन चुका था। अब सोचो जरा, उस वक्त कोलंबिया की कुल जीडीपी थी करीब 29 अरब डॉलर और अकेला पाब्लो एस्कोबार था 25 अरब डॉलर का मालिक। यानी ये आदमी पूरे देश की इकोनॉमी को अकेले टक्कर दे रहा था। हालत ये थी कि उसकी गैंग पैसों को गिनती नहीं थी, किलो में तोलती थी। नोट इतने ज्यादा होते कि उन्हें रखने के लिए गोदाम बनाने पड़ते और सालाना 10% तक पैसे चूहे कुतर जाते थे। पाब्लो इतना अमीर था कि पैसे को वो सिर्फ खर्च नहीं करता था, फेंकता था। उसने प्राइवेट आइलैंड खरीदे, हवाई जहाजों की फ्लीट बनाई, अपने जू में अफ्रीका से जानवर मंगवाए, फुटबॉल मैदान, लग्जरी कारें, यहां तक कि सबमरीन तक ले आया। और जब उसकी बेटी को एक बार ठंड लगी तो उसने लकड़ियां नहीं, डॉलर के नोटों की आग में उसे गर्म किया। और ये सब खर्च करने के बाद भी उसकी दौलत में रत्ती भर फर्क नहीं आया। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ पैसे की नहीं थी, डर की भी थी। उसका एक सिंपल रूल था, प्लाटा ओ प्लोमो, यानी साथ आओ तो दौलत मिलेगी, खिलाफ गए तो गोली। और ये कोई डायलॉग नहीं, हकीकत थी। पुलिस, मंत्री, पत्रकार, यहां तक कि जज सब उसकी जेब में थे। जो उसके खिलाफ गया वो जिंदा नहीं बचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने करीब 4000 लोगों को मरवाया, जिनमें 600 से ज्यादा पुलिस अफसर थे। उसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी। वो इतना ताकतवर था कि उसके इशारे पर देश का संविधान तक बदला गया। और जब उसे गिरफ्तार भी किया गया तो उसने शर्त रखी, जेल मेरी बनाई होगी और गार्ड भी मेरे होंगे। अब सोचो, ऐसा कौन करता है? जेल भी अपनी, गार्ड्स भी अपने और नियम भी अपने। अमेरिका तक उसके कोकेन का कारोबार चलता था। हर महीने लगभग 1100 पाउंड शुद्ध कोकेन अमेरिका भेजी जाती थी। और इस तस्करी ने उसे बना दिया एक ऐसा ड्रग लॉर्ड जो बिन चुनाव लड़े भी जनता में हीरो बन गया। गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल, घर, सब कुछ बनवाया। कई लोग उसे आज भी रॉबिन हुड की तरह याद करते हैं। लेकिन सच यह है कि पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग तस्कर था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की, कानून की धज्जियां उड़ाई और अपनी दौलत और ताकत के नशे में ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी नहीं थी। उसकी कहानी बताती है कि क्राइम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। अगर आप इस तरह की सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप पाब्लो की तरह ताकतवर बनना चाहेंगे या एक शांत जिंदगी जीना पसंद करेंगे? पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का जन्म दिसंबर 1949 में कोलंबिया के एक छोटे से शहर रियो नेग्रो में हुआ था। वो अपने मां बाप की 6 संतानों में तीसरे नंबर पर था। पिता खेती करते थे और मां एक स्कूल में टीचर थी। जब पाब्लो छोटा था तभी उसका परिवार मेडलिन नाम के शहर में शिफ्ट हो गया और वहीं उसकी परवरिश हुई। बचपन में उसका सपना कुछ और था। वो सोचता था कि बड़ा होकर वकील बनेगा, फिर राजनीति में जाएगा और एक दिन देश का प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हालात बदले और सोच भी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस दुनिया में असली ताकत किसी ओहदे या डिग्री में नहीं, पैसे में होती है। और जब घर के हालात ऐसे हो गए कि उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, तब उसे ये बात पूरी तरह समझ में आ गई। उसी वक्त उसने खुद से एक वादा किया, अगर 25 साल की उम्र तक मैं $1 मिलियन नहीं कमाया तो अपनी जान दे दूंगा। यह वादा था या चेतावनी? लेकिन उस दिन से उसका जीने का तरीका बदल गया। पैसे की दीवानगी ने उसे सीधा उस रास्ते की ओर मोड़ा जहां कोई कानून नहीं था, सिर्फ ताकत और चालाकी थी। शुरुआत छोटे मोटे कामों से, अपने कजिन गुस्तावो गाविरिया के साथ मिलकर नकली डिग्रियां बेचना, साउंड सिस्टम्स की तस्करी, यहां तक कि कब्र से टूमस्टोन चुराकर बेचना, सब कुछ किया। लेकिन इन छोटे कामों से वो अमीरी नहीं मिलनी थी जिसकी उसे प्यास थी। फिर उसने वो रास्ता अपनाया जिससे पैसा तेजी से आता है, चोरी और फिरौती। उम्र 20 से भी कम थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह क्राइम मोड में चला गया था। कारें चुराता, उन्हें पार्ट्स में बेचता और अच्छा खासा मुनाफा कमाता।
उसके बाद अमीर लोगों को टारगेट करना शुरू किया, किडनैप करता और फिर रिहाई के बदले मोटी रकम मांगता। लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर कोई पैसे देने से मना कर दे तो उसका अंजाम तय था, मौत। पाब्लो कई बार सिर्फ अपनी दहशत कायम करने के लिए भी जान ले लेता था, भले ही फिरौती मिल भी गई हो। ऐसा ही कुछ 1971 में हुआ। उसने एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट डिएगो एच वलेरो को अगवा किया और उसके परिवार से $50,000 मांगे। पैसे मिल गए, मगर पाब्लो ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना था कि उसके साथ कोई गेम नहीं खेल सकता। धीरे धीरे उसका नाम लोकल गैंग्स में फैलने लगा। लोग उसे छोटा मोटा चोर नहीं, एक उभरता हुआ डॉन कहने लगे। और फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने अपना वादा पूरा कर दिया। वो मिलियनेयर बन चुका था। दुनिया में अगर कुछ करना है तो या तो पैसे से करो या डर से। ये उसका स्टाइल था। लेकिन याद रखो, ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने क्राइम को अपना करियर बना लिया। हम इस कहानी को सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके कि पैसा कभी भी इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। एक तरफ पाब्लो की क्राइम की दुनिया में पकड़ तेजी से मजबूत हो रही थी। हर गली का गैंगस्टर अब उसका नाम डर के साथ लेता था। लेकिन दूसरी तरफ उसका यह बढ़ता हुआ रुतबा अब पुलिस की नजरों में भी आने लगा था। कई बार वो गिरफ्तार होते होते बच निकला, लेकिन आखिरकार साल 1974 में उसे कार चोरी के केस में अरेस्ट कर लिया गया। महीनों जेल में रहा, मगर उसकी सोच, उसकी भूख और उसका मकसद सब जस का तस रहा। जेल में बैठकर भी वो सोच रहा था कि बाहर निकलते ही क्या अगला कदम उठाना है। और फिर उसने एक नया तरीका ढूंढ निकाला, पुलिस को पैसे खिलाकर अपना रास्ता आसान करना। उसके लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता था, बस एक ही चीज मायने रखती थी, पैसा। जिससे फायदा मिले वो सही, और जो रास्ते में आए वो खत्म। यही पाब्लो का सिंपल फंडा था। अब तक वो चोरी, फोर्जरी, किडनैपिंग और हत्या जैसे गुनाहों से पैसा कमा रहा था। लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी उस धंधे पर जो सब कुछ बदलने वाला था, कोकेन। ये 1970 के दशक की बात है। अमेरिका में कोकेन का क्रेज अपने पीक पर था। लोग मोटी रकम खर्च करके ये ड्रग खरीदते और कोलंबिया के स्मगलर बेशुमार पैसा कमा रहे थे। पूरा नेटवर्क रातों रात अमीर बन रहा था। पाब्लो ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। शुरुआत में वो बड़े ड्रग माफियाओं के लिए काम करने लगा। उसने सीखा कि स्मगलिंग रूट्स कैसे बनाए जाते हैं, पुलिस और एजेंसियों से कैसे बचा जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर डील कैसे की जाती है। इस दौरान उसने कई ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाए जो आगे चलकर उसे करोड़ों डॉलर कमाने में मदद करने वाले थे। लेकिन पाब्लो जानता था कि दूसरों के लिए काम करके कोई बड़ा नहीं बनता। बॉस बनने के लिए किसी और के नीचे काम नहीं करना चाहिए। यह बात उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। इसलिए जैसे ही उसे गेम के अंदर की पूरी समझ आ गई, उसने खुद का ड्रग कार्टेल बनाने का मन बना लिया। अब वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं, एक प्लेयर बनना चाहता था, और जल्द ही वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनने वाला था। इस खतरनाक धंधे में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाब्लो का पहला मिशन था बड़े खिलाड़ियों को रास्ते से हटाना। और इस मकसद के साथ साल 1975 में उसने एक बड़ा कदम उठाया। मेडलिन का सबसे बड़ा कोकेन ट्रैफिकर फैबियो रेस्ट्रेपो, जो शहर में ड्रग का बाप माना जाता था, पाब्लो ने उसे मरवा दिया। या तो मेरे लिए काम करो या अगला नंबर तुम्हारा है। यह अल्टीमेटम था पाब्लो का, उसके सारे आदमियों के लिए। और हैरानी की बात यह कि सभी ने उसके आगे घुटने टेक दिए। इस एक कदम ने बाकी ड्रग डीलर्स के बीच पाब्लो का ऐसा खौफ बैठा दिया कि उसका खुद का धंधा जमाना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। फिर आया साल 1976, जो पाब्लो की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी साल उसने कुछ बेहद चालाक और बेरहम लोगों के साथ मिलकर इतिहास का सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल खड़ा कर दिया, मेडलिन कार्टेल। इस कार्टेल के पार्टनर थे ओचोआ ब्रदर्स, कार्लोस लेडर और होसे रोड्रिगेज गाचा। अब पाब्लो का काम सिर्फ कोकेन बेचने तक सीमित नहीं था। वो खुद कोकेन बनवाता, पैक करवाता और अमेरिका तक सप्लाई करवाता। उसके पास पहले से ही कई कोकेन प्रोड्यूसर्स, स्मगलिंग एक्सपर्ट्स और यहां तक कि कुछ करप्ट सरकारी अफसरों से भी अच्छे रिलेशन थे। उसने स्मगलिंग के लिए ऐसे ऐसे तरीके निकाले कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। कभी वो कोकेन को कार के टायर्स में छुपाता,
कभी टीवी सेट्स में, कभी मछलियों के पेट में और कभी कंडोम्स में भरकर भेजता। यहां तक कि उसने हवाई जहाजों के टायर्स तक में ड्रग्स भरवाए और इस काम में मदद करने वाले पायलट को हर फ्लाइट के बदले लाखों डॉलर की मोटी रकम दी जाती थी। धीरे धीरे कार्टेल का बिजनेस पूरे जोरों पर चलने लगा और जब पैसा आने लगा बेहिसाब, तो पाब्लो ने अपने नेटवर्क को और भी बड़ा कर दिया। उसने सबमरीन्स और प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स खरीदे और फिर कोलंबिया ही नहीं बल्कि पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर से भी अमेरिका में ड्रग्स भेजना शुरू कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पाब्लो खुद कभी कोकेन को हाथ तक नहीं लगाता था। मैं बेचता हूं लेकिन खुद नहीं छूता। शायद उसे पता था कि एक दिन यह धंधा इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी दुनिया उसका नाम सुनेगी, या शायद डर के मारे चुप ही रहेगी। अब जब पाब्लो का धंधा दिन ब दिन फैल रहा था और उसके साथ काम करने वाले लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे, तो उसी दौर में उसकी निजी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया। साल 1976 के मार्च महीने में पाब्लो ने अपनी गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया नाओ से शादी कर ली। वो उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और पाब्लो से 11 साल छोटी, लेकिन यह शादी भी उसी अंदाज में हुई जैसे पाब्लो की बाकी जिंदगी चल रही थी, तेज, सीधी और बिना किसी रोक टोक के। मगर यह साल पाब्लो के लिए सिर्फ शादी और पैसे की खुशियां लेकर नहीं आया था। 9 जून 1976 को कोलंबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस पर ऐसी रेड मारी जिसने उसका पूरा खेल एक पल को रोक दिया। उसकी कार के टायर्स में से करीब 40 पाउंड कोकेन बरामद हुई और उसके साथ 6 लोग और गिरफ्तार कर लिए गए। पाब्लो को जेल में डाल दिया गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पाब्लो अब कोई नौसिखिया क्रिमिनल नहीं था। उसे अब मालूम था कि असली ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं, दिमाग और पैसों के सही इस्तेमाल में होती है। जेल में रहते हुए उसने वही किया जो उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता था। कुछ अफसरों को पैसों से तोड़ लिया, कुछ को धमकी से डरा लिया, और फिर क्या, कुछ ही वक्त में वो जेल से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने 2 ऐसी हरकतें की जिसने उसकी सोच और मंशा पूरी दुनिया को दिखा दी। जिन 2 एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार किया था, उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया, और यही वो वक्त था जब उसने अपना कुख्यात फॉर्मूला सबके सामने रखा, प्लाता या प्लोमो। Plata o plomo. Ustedes eligen. यानी पैसा लो और साथ आ जाओ, नहीं तो गोली खाओ। पाब्लो साफ साफ कहता था, या तो मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें नोटों से लाद दूंगा, वरना मेरे खिलाफ गए तो खुद को भी खोओगे और अपने अपनों को भी। यह कोई डायलॉग नहीं था, यह उसकी सोच थी, और इस सोच ने लोगों के जहन में डर भर दिया। जर्नलिस्ट, पुलिस अफसर, जज या मिनिस्टर, हर किसी के सामने वही 2 रास्ते होते थे। और अफसोस की बात यह थी कि ज्यादातर ने डर के मारे पहला रास्ता चुन लिया। धीरे धीरे उसका डर इतना फैलने लगा कि जो उसे पकड़ने आए थे वही उसके लिए काम करने लगे, और ऐसे में उसका कारोबार आसमान छूने लगा। जितना पैसा आ रहा था, पाब्लो उतना ही और कमाने के तरीके सोचने लगा। उसके लिए पैसा बस एक जरिया नहीं था, एक जुनून था, और जुनून जब डर के साथ मिल जाए तो फिर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे खतरनाक इंसानों की लिस्ट में नाम अपने आप आ जाता है। अब जब पाब्लो एस्कोबार का नेटवर्क मजबूत हो चुका था, तो उसने सिर्फ कोलंबिया तक सीमित रहने की बजाय अपना जाल इंटरनेशनल लेवल तक फैलाना शुरू कर दिया। इसी प्लान के तहत उसने बहामास में नॉर्मन के आइलैंड पर बड़ी मात्रा में जमीन खरीद डाली। लेकिन यह बस शुरुआत थी। वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ चुनी गई लोकेशन थी। यहां से अमेरिका के फ्लोरिडा का तट बेहद पास था, यानी ट्रांसपोर्ट आसान और जल्दी हो सकता था। और पाब्लो को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, परफेक्शन चाहिए था। इस आइलैंड पर उसने 1 किलोमीटर लंबा रनवे बनवाया, कई छोटे एयरक्राफ्ट खरीदे, एक हार्बर और बोट्स का जखीरा तैयार किया। इसके अलावा वहां एक रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस भी खड़ा कर दिया गया ताकि माल खराब न हो और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब यह आइलैंड मेडलिन कार्टेल का सबसे अहम स्मगलिंग बेस बन चुका था। लेकिन पाब्लो यहीं नहीं रुका। उसने कोलंबिया के बाकी छोटे बड़े ड्रग कार्टेल्स को एक ऑफर दिया जो सुनने में किसी बिजनेस डील से कम नहीं था। उसने कहा, तुम अपना माल मेरे थ्रू भेजो, और अगर रास्ते में पकड़े गए
या कुछ नुकसान हुआ तो पूरा पेमेंट मैं भरूंगा। जाहिर है, जब एक ऐसा आदमी तुम्हारे लॉस की भरपाई करने को तैयार हो और माल अमेरिका तक जल्दी पहुंचा दे तो कौन मना करेगा। धीरे धीरे दूसरे कार्टेल्स भी पाब्लो के नेटवर्क से जुड़ने लगे। इसके बदले वो उनसे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा चार्ज करता, लेकिन उसके बदले में जो नेटवर्क मिलता वो बेमिसाल था। ये स्ट्रैटेजी उसकी मास्टरमाइंड सोच का सबूत थी। देखते ही देखते वो सिर्फ कोलंबिया का नहीं, पूरे इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड का मेजर प्लेयर बन गया। कहा जाता है कि 1980 के दशक में अमेरिका में इस्तेमाल हो रही कोकेन का 80% हिस्सा सिर्फ पाब्लो की बदौलत पहुंच रहा था। और अमेरिका ही नहीं, उसने मेक्सिको, पुएर्तो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला और स्पेन तक के कोकेन मार्केट पर कब्जा जमा लिया था। अब वो सिर्फ ड्रग डीलर नहीं रहा, उसे पूरी दुनिया में एक नाम मिल चुका था, किंग ऑफ कोकेन। और यह नाम ऐसे ही नहीं आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हर हफ्ते करीब $420 मिलियन यानी हजारों करोड़ रुपए की कमाई कर रहा था सिर्फ कोकेन से। यह पैसा इतना था कि वो हर दिन अपने नोटों को छिपाने के लिए खेत, गड्ढे, दीवारें और यहां तक कि स्कूलों तक में गाड़ देता था। उसकी कहानी अब सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं रह गई थी, वो अब एक ऐसा किरदार बन चुका था जो सिस्टम से लड़ता नहीं था, उसे खरीदता था। पाब्लो एस्कोबार उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां हर किसी का सपना खत्म होता है और उसकी हकीकत शुरू होती थी। उसके पास इतना पैसा था कि उसे गिनने में हफ्तों लग जाते। हर महीने सिर्फ रबर बैंड्स खरीदने में लाखों डॉलर खर्च हो जाते ताकि नोटों की गड्डियों को किसी तरह बांधा जा सके। लेकिन नोट गिनने की फुर्सत किसे थी, वो बस गोदामों में ठूंस दिए जाते। सोचिए, हर साल करीब $2 बिलियन के नोट या तो चूहे कुतर जाते थे या फिर नमी से सड़ जाते थे। लेकिन पाब्लो के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी, क्योंकि उसके लिए पैसा बस एक साइड इफेक्ट था, ताकत का, डर का और नाम का। उसका लाइफस्टाइल इतना ग्रैंड था कि आज के जमाने में शायद ही किसी रियल लाइफ किंग के पास भी वैसी चीजें हों। प्राइवेट जेट्स, दर्जनों हेलीकॉप्टर, सैकड़ों लग्जरी कार्स और अनगिनत बंगलों का मालिक बन चुका था वो। लेकिन इन सब में से सबसे खास था उसका बनाया हुआ सपना, हासिएंदा नेपोलिस। यह सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक शहर था, 7,000 एकड़ में फैला, जिसकी सिर्फ जमीन की कीमत ही $63 मिलियन थी। वहां एक नहीं, 6 स्विमिंग पूल्स थे, आर्टिफिशियल झीलें थीं, एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम, टेनिस कोर्ट, बुल फाइटिंग अरीना और यहां तक कि एक प्राइवेट हवाई अड्डा भी था। और हां, अगर आपको लगता है कि बस यहीं तक था, तो नहीं, उसने वहां एक पूरा चिड़ियाघर खड़ा कर दिया, लेकिन आम जानवरों से नहीं। उसमें हाथी, शेर, गैंडे, झिबरा, गजेल, दरियाई घोड़े, शुतुरमुर्ग, ऊंट जैसे करीब 200 अलग अलग तरह के जानवर थे। इनमें से कई तो कोलंबिया में पाए ही नहीं जाते थे, इसलिए उन्हें दूसरे देशों से एयरक्राफ्ट्स में छिपाकर मंगवाया गया था। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे पैसे की देवी खुद उससे पूछती हो, और कितना चाहिए? और पाब्लो का जवाब होता, जब तक पूरी दुनिया मेरी नहीं हो जाती तब तक सब कम है। वो दिन दिन अमीर होता जा रहा था और उसके सपनों की भूख और बड़ी होती जा रही थी। अब वो सिर्फ ड्रग माफिया नहीं रहना चाहता था, उसे कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो बचपन से उसके दिल में बैठा था। मुझे इस सिस्टम का हिस्सा नहीं, इस सिस्टम का बॉस बनना है। यही सोचकर उसने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। अब वो एक ऐसा आदमी बन चुका था जो सिर्फ पैसों से लोगों को खरीदता नहीं था, बल्कि अब वो चाह रहा था कि लोग खुद उसे वोट देकर चुने। वो चाहता था कि वो संसद में बैठे, काले सूट में झुकते हुए अफसरों को देखे और कानून उसकी उंगलियों पर नाचे। इतनी दौलत, इतनी ताकत और अब राजनीति का सपना। पर क्या वाकई ये सब उसे खुश रख पाएगा? पाब्लो की सोच बिल्कुल साफ थी, अगर मैं सत्ता में आ गया तो कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी इरादे से उसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी इमेज बनानी शुरू की जो जनता को पसंद आए। उसने गरीबों के लिए बड़े बड़े काम करवाने शुरू किए, झुग्गियों में मकान बनवाए, फ्री हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल, चर्च, पार्क और स्टेडियम तक खड़े कर दिए। धीरे धीरे लोग उसे किसी मसीहा की तरह देखने लगे। हमारे लिए तो यही असली रॉबिन हुड है। ऐसी बातें सड़कों से लेकर टीवी तक सुनाई देने लगी। और फिर आया वो वक्त जब पाब्लो ने
अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देना शुरू किया, सियासत में उतरने का। सन 1982 के नवंबर महीने में पाब्लो को जायरो ओर्तेगा के सब्स्टिट्यूट के रूप में कोलंबिया की संसद का सदस्य चुन लिया गया। अब जो कभी ड्रग माफिया के नाम से बदनाम था, वो देश की संसद में बैठा था। पूरी दुनिया इस खबर से हैरान रह गई। एक तरफ मीडिया हेडलाइंस चला रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन किंग अब देश का सांसद, और दूसरी तरफ स्पेन में उसे कोलंबियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेलीगेट बनाकर भेजा गया। और यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि स्पेन में कोकीन की सबसे बड़ी सप्लाई करने वाला कोई और नहीं, पाब्लो एस्कोबार ही था। अब राजनीति ने उसे और भी ताकतवर बना दिया था। उसके लिए सारी सरकारी मशीनरी एक शील्ड की तरह काम करने लगी। उसके कार्टेल का धंधा अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, वो दुनिया भर के कोकीन बाजार का 80% हिस्सा कंट्रोल करने लगा। लेकिन पाब्लो यहां नहीं रुका। अब उसकी नजर देश की सबसे ऊंची कुर्सी, प्रेसिडेंट की सीट पर थी। पर राजनीति में कदम रखना जितना आसान था, वहां टिके रहना उतना ही मुश्किल साबित हुआ। जल्द ही विपक्ष ने उसका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। संसद में उसे खुलेआम सवालों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा वार किया जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला ने। उन्होंने पाब्लो की गिरफ्त से बाहर आ चुकी जिंदगी को सबूतों के साथ उजागर करना शुरू किया। उसके पुराने केस फिर से खोले गए और ड्रग्स की कमाई से खरीदी गई उसकी प्रॉपर्टी और हवाई जहाजों को जब्त करने का आदेश भी दे दिया गया। और जैसे ये सब कम था, उस पर एल एस्पेक्टाडोर नाम के अखबार ने उसकी पोल खोलकर रख दी। हर गली, हर शहर में अब लोग जान चुके थे कि पाब्लो का असली चेहरा क्या है। अब वो दिन दूर नहीं था जब जनता की नजरों में मसीहा बना पाब्लो सरकार की नजरों में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। हर कोई जानता था कि पाब्लो कौन है, क्या करता है, लेकिन डर ऐसा था कि सब चुप थे। और रिश्वत इतनी मोटी होती थी कि सच देखकर भी लोग आंखें मूंद लेते थे। मगर जब वो देश की संसद में बैठा, तो अब उसके जुर्मों को अनदेखा करना नामुमकिन था। अब जो भी उसकी तरफ उंगली उठाता, उसे मिटा देने में उसे सेकंड भी नहीं लगता। अगर सत्ता के पीछे भागते हुए दौलत भी हाथ से निकल गई तो सब बेकार है। यह सोचकर जनवरी 1984 में पाब्लो ने खुद ही संसद से इस्तीफा दे दिया और पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद उसने जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो लारा बोनिला की सरेआम हत्या करवा दी और फिर अपना बदला पूरा करने के लिए अखबार एल एस्पेक्टाडोर के एडिटर को भी बेरहमी से मरवा दिया। अब यह साफ था, पाब्लो कानून को नहीं, कानून पाब्लो से डरता था। लेकिन अब उसकी हदें पार हो चुकी थी। कोलंबियन सरकार परेशान और बदनाम दोनों हो चुकी थी। अब सिर्फ देश की छवि दांव पर नहीं थी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बनने लगा था। सरकार ने आखिरकार पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अब वो खुलेआम नहीं घूम सकता था, उसे छिपकर रहना पड़ा। उधर अमेरिका भी पीछे नहीं था। कोलंबिया और अमेरिका के बीच एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके मुताबिक जो भी ड्रग ट्रैफिकर पकड़ा जाएगा उसे सीधा अमेरिका सौंप दिया जाएगा। और अमेरिका की सबसे बड़ी चाहत कौन था? पाब्लो एस्कोबार। क्यों? क्योंकि 1980 के दशक में अमेरिका में आने वाली कोकीन का 80% उसी के कार्टेल का होता था। पाब्लो को यह बात अच्छी तरह मालूम थी, कोलंबिया में तो मैं राजा हूं, लेकिन अगर एक बार अमेरिका की जेल में गया तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगा। इसीलिए उसने सरकार के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे अमेरिका के हवाले नहीं करते और यहीं कोलंबिया की जेल में रखते हो तो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। लेकिन सरकार ने इस डील को ठुकरा दिया। फिर पाब्लो ने अगली चाल चली। उसने ऑफर दिया कि अगर उसे एक्स्ट्राडिशन से राहत मिल जाए तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का कर्ज चुका देगा। सोचिए, $10 अरब। लेकिन सरकार ने यह ऑफर भी ठुकरा दिया। वजह, हम पैसे ले सकते हैं लेकिन देश की इज्जत बेचने की कीमत नहीं। अब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो पाब्लो ने वही किया जो वो सबसे अच्छे से करता था, खून खराबा। पाब्लो अब सिर्फ ड्रग डीलर नहीं था, वो अब सिस्टम से सीधी लड़ाई लड़ रहा था। उसने एक नई टीम बनाई, लॉस एक्स्ट्राडिटेबल्स। मकसद साफ था, जिस किसी ने भी अमेरिका को ड्रग डीलर सौंपने की बात की वो जिंदा नहीं बचेगा।
जो भी अफसर एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट की बात करता, पाब्लो उसे सरेआम मरवा देता। और फिर उसने अगला खौफनाक कदम उठाया। लेफ्ट विंग गुरिल्ला ग्रुप M-19 को पैसे देकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया। नवंबर 1985, कोलंबियन इतिहास का सबसे काला दिन। सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस कर दिया गया। आधे से ज्यादा टॉप जजेस को मार डाला गया। हजारों सरकारी फाइलें, केस रिकॉर्ड और एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स सब राख हो गए। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये था देश के कानून पर सीधा वार। अब पाब्लो एस्कोबार अपने ही देश के खिलाफ जंग छेड़ चुका था। लेकिन यह जंग इतनी आसान नहीं थी। कुछ ही वक्त बाद देश का नया राष्ट्रपति बना वर्जिलियो बार्को वर्गास, और उसने आते ही फिर से अमेरिका के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर दी। अब पाब्लो के खिलाफ दो ताकतें खड़ी थीं, कोलंबियन सरकार और अमेरिका। CIA और DEA की मदद से पाब्लो के ठिकानों पर रेड होने लगी। कोकेन लैब्स और गोदाम जब्त किए जाने लगे। और इसी बीच उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू हुई काली कार्टेल से। यह वही कार्टेल था जो अब तक उसका पार्टनर था। लेकिन जैसे ही पाब्लो कमजोर पड़ा, काली ने हमला बोल दिया। पहले उसके कई मेंबर्स मारे गए, फिर उसकी बीवी और बच्चों को निशाना बनाया गया। उसके घर के सामने 70 किलो डायनामाइट से ब्लास्ट किया गया। इस हमले का जवाब पाब्लो ने अपने अंदाज में दिया। काली कार्टेल के दर्जनों लोग मारे गए और उनकी प्रॉपर्टीज ध्वस्त कर दी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कार्टेल वॉर को ही रोकना पड़ा। लेकिन अमेरिका का डर अब भी पाब्लो के सिर पर मंडरा रहा था। समय बीतता गया, लेकिन न तो एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट खत्म हुआ और न ही पाब्लो का खूनी खेल। और फिर आया साल 1989। यह साल लेकर आया दो चौंकाने वाले आंकड़े। पाब्लो एस्कोबार की नेटवर्थ करीब $25 अरब, यानी दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान। दूसरा आंकड़ा था उसके द्वारा की गई हत्याएं। असली गिनती किसी को नहीं पता। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वो पैसे की ऊंचाई पर भी टॉप पर था, और खून की गिनती में भी। पाब्लो एस्कोबार का नाम ही एक खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। उसका कार्टेल कोलंबिया के शहरों में आतंक फैला चुका था। बोगोटा, मेडलिन, काली और बकारा जैसे शहरों में सैकड़ों बम धमाके हुए थे, जिसमें सैकड़ों मासूम लोगों की जान चली गई थी। पाब्लो के लिए किसी की जान लेना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। उसने जब चाहा, जिसको चाहा उसे मार डाला। कोई भी हो, पुलिस वाला हो, जर्नलिस्ट हो, मंत्री हो या जज, सब एक जैसे थे उसके लिए। उसके पास तो हर किसी की जान लेने की ताकत थी। अगस्त 1979 में पाब्लो ने राष्ट्रपति बनने के सबसे बड़े दावेदार लुइस कार्लोस गेलान को सख्त तरीके से मार डाला। 2 महीने बाद नवंबर 1979 में उसने सीजर गविरिया को मारने के लिए एक और बड़ा हमला किया। उसने एवियांका फ्लाइट 203 को बम से उड़ा दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन गविरिया किस्मत से बच गए, क्योंकि वह उस फ्लाइट में सवार नहीं थे। और इस हादसे के बाद गविरिया कोलंबिया के अगले राष्ट्रपति बने। इसके बाद पाब्लो और कोलंबियाई फोर्सेस के बीच खून खराबा और बढ़ गया। पाब्लो ने गैंगस्टर्स को पुलिस अफसरों को मारने के लिए भारी रकम देने की पेशकश की थी। वहीं कोलंबियाई फोर्सेस ने पाब्लो के करीबी लोगों को एक एक करके मार गिराना शुरू कर दिया। उसके कजिन गुस्तावो गाविया, बहनोई फाबियान नाव और कार्टेल के दूसरे बड़े नाम जैसे रोड्रिगेज गांचा को भी मौत की सजा मिल गई। पाब्लो के सैकड़ों साथी भी पकड़ लिए गए। फिर 1991 में कोलंबियाई सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कोलंबियाई क्रिमिनल्स को अमेरिका के हवाले करने वाले कानून को रद्द कर दिया। इस फैसले में पाब्लो का हाथ माना जाता है। उसे पूरा यकीन था कि यह कदम उसे और ताकतवर बनाएगा और उसकी पकड़ और मजबूत होगी। इस फैसले ने पाब्लो की ताकत को और बढ़ा दिया और उसकी कोशिशें फिर से उस साम्राज्य को बनाने की दिशा में आगे बढ़ने लगीं, जो उसने पहले खो दिया था। पाब्लो एस्कोबार कभी भी खुद को सीमित करने वाला इंसान नहीं था। उसने हर कदम पर अपने इरादों को साबित किया था, और अब जब सरकार ने उसे सरेंडर करने का मौका दिया तो उसने एक और चाल चली। जून 1991 में उसने खुद को सॉर्स्ट करने की पेशकश की, लेकिन वह भी अपनी शर्तों पर। उसने यह शर्त रखी कि वह अपनी ही बनाई हुई जेल में रहेगा, जहां उसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी वही होंगे जो उसके अपने लोग होंगे। साथ ही वह नहीं चाहता था कि कोलंबियाई पुलिस उस जेल के 12 मील के दायरे में हो। कोलंबियाई सरकार
जो पहले से ही पाब्लो के लगातार किए जा रहे बम धमाकों और मर्डर से परेशान थी, ने मजबूरी में उसकी इस शर्त को मान लिया। यह पहली बार था जब किसी अपराधी को इतनी सहूलियत दी गई थी कि वह अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रह सके। पाब्लो ने अपनी दिमागी ताकत से यह करिश्मा कर दिखाया। उसने ला कैथेड्रल नाम की एक शानदार जेल बनवाई जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। इस जेल के कमरे थे बड़े, आरामदायक और पूरी तरह से सजाए गए। वहां बड़े बड़े बेड्स, टीवी सेट्स, म्यूजिक प्लेयर, इंपोर्टेड फर्नीचर, पर्सनल लाइब्रेरी और खूबसूरत कारपेट्स थे। जेल में पूल रूम्स, बार और सॉकर फील्ड भी था। वहां वह किसी राजा की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। और तो और उसकी बिजनेस मीटिंग्स भी उसी जेल में चल रही थी। पाब्लो ने अपने कार्टेल के लिए इतनी योजनाएं बनाई थीं कि हर दिन अमेरिका में 15 टन कोकेन की सप्लाई हो रही थी, जिससे वह करोड़ों की कमाई कर रहा था। इस तरह से पाब्लो एस्कोबार जेल में था, लेकिन उसका खेल बिल्कुल नहीं रुका था। उसकी दिनचर्या और अवैध धंधा बिल्कुल वैसे ही चलता रहा जैसे पहले था। महीनों तक वह इसी तरह अपनी खुद की जेल में ऐश करता रहा। लेकिन फिर एक दिन जब उसने अपने 2 कार्टेल मेंबर्स को बेरहमी से टॉर्चर करके मार डाला तो सरकार के होश उड़ गए। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि पाब्लो के लिए यह जेल एक महल जैसा था, जिसमें उसे न कोई रोक था और न ही कोई रोक टोक। सरकार को यह साफ महसूस हो गया कि पाब्लो को इस तरह की आजादी देना पूरी तरह से गलत था। उसकी क्रूरता और कोकेन के धंधे पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। यही वजह थी कि सरकार ने फैसला लिया कि अब पाब्लो को किसी टाइट सिक्योरिटी के तहत रखा जाएगा। उसे इस बार कोई और जेल भेजने का सोचा गया ताकि उसकी ताकत को काबू किया जा सके। 22 जुलाई 1992 को कोलंबियाई फोर्सेस ने पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने के लिए ला कैथेड्रल जेल पर रेड मारी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी, पाब्लो पहले ही वहां से फरार हो चुका था। उसे अपनी गिरफ्तारी की योजना के बारे में पहले ही जानकारी मिल गई थी और वह अपने खुफिया नेटवर्क की मदद से वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। यह घटना कोलंबियाई सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी साबित हुई। अमेरिका की नजरें अब और भी तेज हो गईं, क्योंकि ड्रग सप्लाई को रोकने के लिए पाब्लो का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था। इस बार अमेरिका ने कोलंबियाई फोर्सेस के साथ मिलकर एक कठोर कदम उठाया। सर्च ब्लॉक नाम की एक ऑपरेशन यूनिट बनाई गई जो पाब्लो को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। साथ ही यह घोषणा की गई कि जो भी पाब्लो के बारे में अहम जानकारी देगा उसे 2.7 अरब कोलंबियाई पैसे का इनाम मिलेगा। लेकिन पाब्लो के खिलाफ यह मुहिम सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि उसकी ताकतवर दुश्मनों की भी थी। पाब्लो ने अपनी जिंदगी में इतने दुश्मन बना लिए थे कि उसे खत्म करने के लिए अब लॉस पेपर्स नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप तैयार हो चुका था। यह ग्रुप उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था, जिसमें उन लोगों का समर्थन था जिनके परिवार के किसी सदस्य को पाब्लो ने मारा था। पाब्लो के खिलाफ यह ग्रुप अब एक बड़ी ताकत बन चुका था और उसकी कड़ी मेहनत से बनाई गई ताकत को खत्म करने के लिए हर कोई हाथ पांव मार रहा था। पाब्लो ने अपनी जिंदगी में 4000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और इसमें सैकड़ों पुलिस वाले भी शामिल थे। इसका मतलब था कि उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए हजारों लोग तैयार थे। अब पाब्लो के लिए बचना मुश्किल हो चुका था। देखते ही देखते पाब्लो एस्कोबार, जो कभी दौलत और शोहरत के शिखर पर था, अब सबका दुश्मन बन चुका था। एक तरफ पुलिस उसके एसोसिएट्स और मेंबर्स को निशाना बना रही थी, तो दूसरी ओर लॉस पेपर्स नाम का ग्रुप भी उसके सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। यह शायद पहली बार था जब पाब्लो की अरबों की दौलत भी उसे सुरक्षा देने में नाकाम हो रही थी। जेल से फरार होने के बाद वह किसी तरह करीब 1.5 साल तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लेकिन फिर 1 दिसंबर 1993 को जब वह अपने खुफिया ठिकाने पर अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था और अपना 44वां जन्मदिन मना रहा था, तो उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी बर्थडे होने वाला है। उसने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी पत्नी, बच्चों और कई खास लोगों से घंटों फोन पर बात की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह कॉल्स अमेरिकी टेक्निकल असिस्टेंसिया अथॉरिटीज द्वारा ट्रेस की जा रही थी। जैसे ही उसकी कॉल्स ट्रेस की गईं, उसकी लोकेशन का पता चल गया और उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। 2 दिसंबर 1993 को कोलंबियाई पुलिस ने
मेडलिन की एक बिल्डिंग पर अचानक छापा मारा। जैसे ही पाब्लो और उसके साथी पुलिस को देखकर भागने लगे, उन्होंने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। पुलिस ने उनका पीछा करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी और पाब्लो ने भी पलटकर जवाब दिया। यह मुठभेड़ ताबड़तोड़ गोलियों से भर गई और कुछ ही पलों में पाब्लो को एक के बाद एक कई गोलियां लग गईं। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग माफिया, अरबों का मालिक और हजारों मौतों का जिम्मेदार पाब्लो एस्कोबार कुछ सेकंड्स में गिर पड़ा। कुछ लोग मानते हैं कि पाब्लो ने खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। वह अक्सर कहा करता था, अमेरिका की जेल में सड़ने से बेहतर है कि मैं अपने देश की मिट्टी में दफन हो जाऊं। अगर मुझे कभी लगे कि अब मेरी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो मैं खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन पाब्लो का अंत हो गया। कोलंबियाई सरकार के लिए यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन पाब्लो के अंतिम संस्कार में करीब 25,000 लोग पहुंचे, जो उसकी मौत पर शोक मना रहे थे। उन लोगों के लिए वह मसीहा था। पाब्लो के बाद दुनिया में और भी कई बड़े ड्रग माफिया आए, लेकिन वह अकेला था जिसे द किंग ऑफ कोकेन कहा गया। वह 7 साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बना रहा और उसकी कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। तो इस तरह से एक समय का सबसे ताकतवर और अमीर ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी मौत का सामना करता है। उसका साम्राज्य, जो हद से ज्यादा खतरनाक और बर्बादियों से भरा हुआ था, आखिरकार ढह गया। लेकिन उसका नाम आज भी याद किया जाता है एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने अपने पंखों के नीचे दुनिया को रौंद डाला और फिर एक दिन अपनी ही किस्मत से हार गया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई अपनी ताकत और पैसे को दूसरों की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करता है, तो वह चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसे अकेला ही छोड़ दिया जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपकी राय और विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सोच समझकर अपने फैसले लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।